मसला क्या है? गुजरात के बेटे को बोलो ना, आप गुजरात, भारत माता की जय आप बोल रहे गुजरात के बच्चे, आप गुजरात के बच्चे को बोलो बोलने के लिए, आप यूपी के बच्चे को बोलो बोलने के लिए, जब वो वहां पर नारे इस चीज का देंगे तब हम देंगे। बार बार हमें पूछते हो जय हिंद बोलो, भारत माता की जय बोलो, इतना भी जलील हमें मत करो। हम इस मुल्क का हिस्सा फख्र से थे, शक आपको है। तो आप खुश होंगे कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कश्मीर को बना नहीं, मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करूंगा, कश्मीर एक मुल्क था। अब दोबारा से तो कश्मीर मुल्क बन नहीं सकता। क्या कश्मीर प्रोटोकॉल की कोई डील हुई है? मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता किसी से बाप से नहीं। महबूबा जी जो मुखबिर पार्टी की सरदार हैं, इलेक्शन से पहले बी टीम का नारा देती थी और इलेक्शन के बाद हमें पाकिस्तान बुलाती हैं। क्यों? मुझे बताइए ना, क्यों? क्या हुआ? उन नारों का क्या हुआ? तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा से नारेबाजी कश्मीर में देखिए? वाजिया करे कौम को, छोड़ा क्यों? तो कौम से माफी मांगो, कौम को वाजिया करो, कौम को दो जोल मोल नहीं चलेगा आज। लेकिन यह क्या बात हुई? आप सारा अमला लेकर चलते हो और जवाब भी नहीं दे रहे हो, आप मेंबर पर बोल भी नहीं रहे हो। आपके कायद भी जो है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। सही बात। भारतीय जनता पार्टी को कहां कटघरे में खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन थी, है और रहेगी। बेसिकली ये एसेट है, कंसील्ड एसेट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस की। ये क्या हैं? ये कौम को दरबदर करने के मुखबिर हैं। मेरे लीडर मीरवाइज मौलवी फारूक की जब जनाजा था, ताबूत लेकर जा रहे थे, उस पर फायरिंग हुई और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बोला हमने टेररिस्ट पे फायरिंग। आपका भी याराना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखता है। तरुण चुग के साथ एक आपकी फोटो बड़ी वायरल हो रही है, लोग सवालात पूछ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा था उमर अब्दुल्ला से, वो रंगरलियां मना रहे थे। महबूबा मुफ्ती 2016 पैलेट गन चलाया, पैलेट के बोछार शुपियन से लेकर यहां तक हमारे बच्चों को मरवाया। शॉर्टकट अब्दुल्ला ने कल इसने झूठ बोला कि बोला एडवोकेट जनरल की फाइल मैंने भेजी, दिल्ली नाम दिए। पहले मुझे बताओ दिल्ली किसको ये नाम देने जाता है? इसका मतलब बीजेपी के साथ इसके ताल्लुकात हैं जहां ये चिट्टे देता है। घोटाले का इल्जाम था ही नहीं मेरे पर, इल्जाम जो थे वो हड़तालों के इल्जाम थे। यानी कि किसी घोटाले का इल्जाम आप पे नहीं। मैं आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। यानी कि आपके लिए कहा जाता था कि आपने बहुत ज्यादा करप्शन किया। नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। ये सारों को पता है कि शेख मोहम्मद इमरान ने तनख्वाह भी नहीं ली। जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म के खिलाफ जो कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं वो आप तमाम की निगाहों से होते हुए गुजरती हैं, लेकिन उन्हीं पर सवालात उठते हैं कि अप्रोच सिलेक्टिव है और आवाज उठाने वाले और कोई नहीं, यानी कि एक्स डिप्टी मेयर शेख इमरान जो हमेशा तजाद में रहते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके उस ट्वीट के बारे में जिसमें आपने सिलेक्टिव अप्रोच की बात की, जिसमें आपने ये कहा कि मैं पुलिस को सराहता हूं लेकिन अप्रोच जो रखी हुई है वो सिलेक्टिव है, चंद लोगों पर जो है वो कार्रवाइयां होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकार का प्रोटोकॉल जो है एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि उनके अगर माजी की बात करें तो वो उसी सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को जो है वो फॉलो करते हुए दिखाई देते थे। क्या कहेंगे? मेरा बेसिकली वो ट्वीट जो था वो तनकीद था, लेकिन सच्चाई में बयान करना चाहता हूं। दो मिसालें देना चाहता हूं। एक मिसाल है कि महबूबा जी ने ट्वीट किया, उन्होंने एक इनकलाबी ट्वीट किया और उस इनकलाबी ट्वीट का मकसद था वो आज़ादी था, वो कुछ था, वो लद्दाख का वीडियो था, उत्तराखंड का था। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहले महबूबा जी से, फिर गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं। महबूबा जी किन को इनकलाब के लिए दावत दे रही है? अपनी बेटी को जो दशहरा और रक्षाबंधन मना रही है, किन को? या अपनी पार्टी में जो मुखबिर और दलाल बैठे हैं? अगर वो चाहती है गरीब का बच्चा गोली से मार दिया जाए और वो रोने उसको जाएंगी, हम वो होने नहीं देंगे। हमारे कायद, हमारी पार्टी का एक ही चीज है कि कश्मीरी को मार दाड़ से बचाना है। कश्मीरी अब गरीब का बच्चा नहीं मरेगा। और उसके बाद दूसरी मिसाल, मैं सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, जो महबूबा जी ने ट्वीट किया और जो भी उन्होंने लिखा, अगर वो गरीब का बच्चा करेगा, अगर वो गलती से लाइक करता है या फोटो चढ़ाता है सईद अली शाह गिलानी साहब की या किसी और की या इमरान खान का लाइक करता है, जैसे हमारे कायद सजाद गनी लोन साहब कहते हैं, उसको तो आप जेल भर दोगे, उसको तो तिहाड़ से तमिलनाडु पहुंचाओगे। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच पहले मेन स्ट्रीम के साथ किया जाता है। अगर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे 10 फोन, मुझे थाने पे बुलाया जाता है, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। लेकिन महबूबा जी करें तो वो तो रसलीला है।
ये समझ नहीं हमें आता है। ये सवाल मेरा इनसे भी। और दूसरी बात, हमारे साथ जमात के कुछ लोग जो जेडीएफ में हैं, अब वो जमात इस्लामी में नहीं है, जेडीएफ में है। मैं सेलेक्टिव अप्रोच की बात ये कर रहा हूं कि जमात के कुछ लोगों को छूट दी जा रही है बयानबाजी करने की, चाहे वो आर का बयान हो, पार का बयान हो। लेकिन जो जमात मेन स्ट्रीम में आ रही है उनको पाबंदियां, बंदिशें क्यों? सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? कुछ लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, दफ्तर सील किए जाते हैं। कुछ लोगों को स्टेट प्रोटोकॉल अमला, जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 2 दफा बोला, 2022 में भी बोला, 2024 में भी बोला, और तीसरी दफा 2025 में बोला, सॉरी 3 दफा बोला कि पहले तो यूपीए सरकार ग्रीन कारपेट देती थी, पहले तो यूपीए सरकार रोड बंद करती थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने के लिए। ठीक। और पहले जब मैं एक्सपेंडिचर देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 4 लाख रुपए एक हुर्रियत बंदे का सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर था। आज अगर आप देखेंगे 4-4 करोड़ तो महीने का है। झूठ कौन बोल रहा है? क्या होम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या उनको झूठ बुलवाया जा रहा है? ये झूठ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन बुलवा रहा है? या तो होम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है। मैं आपके जरिए यह सवाल पूछना चाहता हूं कि एक ग्रुप था, 3 लोग थे उसमें, JRL, जॉइंट रेजिस्टेंट लीडरशिप। एक गिलानी साहब थे, वो कब्रिस्तान में है, उनका जनाजा पढ़ने नहीं दिया। दूसरा मोहम्मद यासीन मलिक साहब हैं, वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, जेल में हैं। तीसरा मीरवाइज उमर फारूक, स्टेट प्रोटोकॉल के तहत नथिंग लेस देन SHO SP लेवल की सिक्योरिटी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। उनके वालिद साहब मेरे लीडर हैं, मीरवाइज मौलवी फारूक साहब, शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे लीडर हैं, मैं उनको लीडर मानता हूं। मैं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में जरूर हूं, सजाद गनी लोन मेरा कायद है, लेकिन मीरवाइज साहब के साथ हमारी इमोशंस हैं, उनको अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन क्वेश्चनेबल सिक्योरिटी है, वो बात नहीं कर रहे हैं जो उनके साथी हैं, जो ग्रुप था। बात कर नहीं रहे या करने नहीं दे रहे? नहीं, आप देखिए दिया नहीं जा रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जुम्मे पे उनको हाउस अरेस्ट जो है वो किया जाता है। देखिए वो उनका बयान जो है वो बड़ा ही महदूद होता है, यानी कि वो बात से बाहर नहीं जाते, हद से बाहर नहीं जाते। अब मीरवाइज साहब को मैं जब से बच्चा हूं तब से बड़ा हो गया, मैं नारेबाजी करते सुनता आ रहा हूं, मैं बैनुल अक़वामी की बातें सुनते आ रहा हूं, मैं जामिया के मेंबर पे बहुत सारी बड़ी बातें सुनते आ रहा हूं। लेकिन आज मैं अहसन की बात सुन रहा हूं, आज मैं निकाह की बात सुनते आ रहा हूं। क्या प्रोटोकॉल की कोई डील हुई है? मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता किसी से बाप से नहीं हूं। मैं वाजिया करना चाहता हूं, मैं बेबाकी से बोलना चाहता हूं, फिर से अपने लोगों को और अथॉरिटीज को ये सेलेक्टिविटी बंद कीजिए। कोई अच्छा लगे तो उसको आगे चलाएंगे, जो सच बात बोलेगा तो उसको पिटाई करेंगे। क्यों? हमारे साथ JDF अलायंस में पार्टनर है, तो उनकी क्यों नहीं सुनते हो? हकीम साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, सजाद गनी लोन साहब को इलेक्शन से पहले B टीम C टीम, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का सेपरेटिज्म की मदर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सजाद गनी लोन साहब की गलती इतनी है, जो ये 2 खानदान हैं जो स्टेटस को रखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ तजाद बने रहे और पाकिस्तान एक शरीक रहे, जो ये 2 खानदान चाहते हैं कि कश्मीरी इस तजाद में पिटे मरे, और वो भी गरीब का बच्चा, वो उनकी आवाज उठाने निकले हैं। तो सजाद गनी लोन साहब को बदनाम करो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। आप देखिए ना, महबूबा जी ने ट्वीट क्या किया। 21 मई बरसी है शहीद मिल्लत मीरवाइज साहब की रहमतुल्लाह अलैह और शहीद अब्दुल गनी लोन साहब की, ये बरसी है। अमानुल्लाह खान साहब, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब, मरहूम शहीद अब्दुल गनी लोन साहब, और बीच में सजाद लोन। कहना क्या चाहती हैं यही महबूबा जी, जो मुखबिर पार्टी की सरदार हैं, इलेक्शन से पहले B टीम का नारा देती थी और इलेक्शन के बाद हमें पाकिस्तान बुलाती हैं। यह हमारा हाल नहीं है, यह हर कश्मीरी मजलूम का हाल है। हर कश्मीरी, देखिए सीरत नबी में एक वाजिया बात लिखी है, जो भी कौम अपने रहनुमा को पहचानेगी नहीं, उन पर जालिम नाजिल होंगे।
तो ये 1% लोग हैं जो तजाद में खुश हैं, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज। इस तजाद में स्टेटस को में इनकी रेलेवेंस है, न ये हमें उधर होने देंगे न हमें इधर होने देंगे। ये अजाब में हमें लटका रहे हैं और इस अजाब में जितना हम लटकेंगे उतना ये दो खानदान रेलेवेंट रहेंगे। मैं फिर बोलूंगा, जेडीएफ जमात इस्लामी छोड़कर मेन स्ट्रीम में आया ना, क्या किया मुल्क ने उनके लिए। लेकिन नहीं, जो मेन स्ट्रीम नहीं छोड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे हुर्रियत बैन हो गया, हुर्रियत जेल में है, लेकिन स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये क्यों सेलेक्टिविटी, किस बात की सेलेक्टिविटी? मैं सवाल करना चाहता हूं आपके जरिए डायरेक्ट मीरवाइज साहब से। मेरी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है, मैं हमदर्द हूं उनका, लेकिन जो कौम सवाल पूछ रही है मैं उसकी जबान बन रहा हूं बस। क्यों, मुझे बताइए ना, क्यों, क्या हुआ, उन नारों का क्या हुआ? तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा से नारेबाजी कश्मीर में देखिए? वाजिया करे कौम को छोड़ा क्यों, वाजिया करे। मैं नारों के साथ नहीं हूं, मैं उनकी सियासत के साथ खिलाफत की बात नहीं करूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने कौम को, जो बच्चा हमारा था जिसका एफआईआर हो गया, जब जामिया में नारा लगा, उसने सड़क पे नारा दिया, वो एफआईआर है, वो कोर्ट जा रहा है, कोई जेल है। अयूब पंडित के साथ जो हुआ, माहौल क्या बनाया गया, वो जेल गया। उसके माँ बाप क्या बोलेंगे? हमें उनकी बात नहीं करनी चाहिए, हम उनको जवाबदेह नहीं है। तो कौम से माफी मांगो, कौम को वाजिया करो, कौम को दो जोल मोल नहीं चलेगा। आज मेरा एक एक बच्चा वो जानता है मुझे क्या करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से लेकर जो झूठ का संदूक उन्होंने लगाया, फिर शॉल डालने दिल्ली गए, शॉल की फुर्जी लेकर दिल्ली गए। हमारे कौम को भी समझना चाहिए, बहुत सारे धोखे लग रहे हैं और नया धोखा शायद बड़गाम में लगने वाला है। हम यकजहती के साथ क्वेश्चन करने चाहिए गवर्नमेंट को, हम यकजहती के साथ क्वेश्चन करने चाहिए हर लीडर को। अरे हमारी जमात से सवाल पूछो, हम चौराहे पे जवाब देंगे। हमारे कायद से सवाल पूछो, हम चौराहे पे जवाब देंगे। लेकिन यह क्या बात हुई? आप सारा अमला लेकर चलते हो और जवाब भी नहीं दे रहे हो, आप मेंबर पर बोल भी नहीं रहे हो। ये तो बोलना पड़ेगा, कौम को बोलना पड़ेगा। मैंने आपके कायद की आप बात करते हैं, आपके कायद भी जो है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। सही बात। भारतीय जनता पार्टी को कहां कटघरे में खड़ा किया? अरे भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने वक्फ की बिल लाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में टेबल नहीं होने दी। प्रिजनर्स के बारे में सजाद गनी लोन साहब ने रेजोल्यूशन लाना चाहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जुल्म नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया है। हम नीतीश कुमार की बात तो नहीं ना करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं ना करेंगे। जुल्म किन दो खानदानों ने किया? लालू प्रसाद ने किया क्या? स्टालिन ने किया क्या? जुल्म करने वाले अब्दुल्ला, जुल्म करने वाले मुफ्ती, इन मुखबिरों ने कभी इधर मुखबिरी की, कभी उधर मुखबिरी की। एक कैट नॉर्थ कश्मीर में है, दूसरा कैट सेंट्रल कश्मीर में है, तीसरा कैट साउथ कश्मीर में है। आप कैट समझती हैं? यहां मिल्टन सी में गाड़ी में बिठाया जाता था, एक मुखबिर को पर्दा डाल के उसकी आंखें खुली होती थी, फिर वो आइडेंटिफाई करता था, हां ये है तो इसको अंदर भरो। कैट का मतलब है बेसिकली ये एसेट है, कंसील्ड एसेट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस की। ये कैट हैं, ये कौम को दरबदर करने के मुखबिर हैं। हमारे कायद बेबाकी से बीजेपी के खिलाफ बोला, कश्मीर लाइफ का इंटरव्यू देखिए, बोले हम बीजेपी ने जो जुल्म किया, वक्फ का जुल्म उनका है, वक्फ का जुल्म बीजेपी ने किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ फोटो खिंचवाए। 370 इन्होंने तोड़ा, मैनिफेस्टो में झूठ लिखा और शॉल डालने उमर अब्दुल्ला गए। उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ मंत्री थे, बीजेपी के साथ अलैक सलैक था, उनके रिश्ते इनके साथ हैं, उसको सवाल नहीं करोगे। महबूबा जी उनके वालिद और वो खुद चीफ मिनिस्टर थी, होम मिनिस्टर उनके वालिद बीजेपी के साथ थे, उनको सवाल नहीं बीजेपी का करोगी। वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? हमें बोलोगी। उमर साहब सीजनल बीजेपी हम के सवाल खिलाफ करते हैं, हम सवाल करते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद, 35A की एब्रोगेशन के बाद नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। आप छोड़ें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या पीडीपी ने जो है वो इतिहास में क्या कुछ किया, उसके बाद क्या हुआ जब 5 अगस्त 2019 में जो इतना बड़ा फैसला हुआ, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ,
क्या उसके खिलाफ भी आप नहीं बोलेंगे? क्योंकि मरकज के जो है बैनर तले जम्मू कश्मीर इस वक्त चल रहा है, लेकिन मैं वाजिया People's करना Conference- चाहता हूं भाजपा के तमाम ओहदेदार और ऐवानों को, आपके जरिए नोट कीजिए, कश्मीर एक अलग मुल्क था, एक्सेशन हुआ, शेख साहब ने दस्तखत किए, 1953 हुआ, हमें खत्म अपनों ने किया, गैरों से क्या गिला। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कश्मीरी के खिलाफ है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। जिस शख्स से आप ये पूछ रही हो, मैं डिप्टी मेयर बना बीजेपी के खिलाफ, आप रिकॉर्ड निकालिए म्युनिसिपैलिटी से, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना बीजेपी के खिलाफ, मैंने जेल देखी बीजेपी के खिलाफ, मैं कभी सरकार का हिस्सा बीजेपी में नहीं रहा, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता गया, बोलता रहूंगा, बोलता जाऊंगा। मेरा नारा बीजेपी का यार वो गद्दार। लेकिन इसके बाद सवाल साजिश होती है हम लोगों के साथ, हमें पूछा जाता है बीजेपी के बारे में। अरे हम चुप इसलिए हैं कि हमारी कौम को जागना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा, गलती लीडरों की नहीं है, हमारे कौम की है। हमारी अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कायद ने नारा दिया, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अरे ऐसे कोई नारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए क्या? नहीं। उनका तो बस धोखा, रिश्तेदारी, घर में मजहब की कोई ये नहीं। अरे वक्फ पे जो बोलते थे ना ये दो खानदान, कि एम्बलम को जब तोड़ा, एम्बलम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे बोलो वक्फ की बिल को पास क्यों नहीं किया? मुझे बोलो मजहब का मसला ये तब था, आपके स्पीकर ने क्यों इस बिल को टेबल नहीं होने दिया? आपने तो ड्रामा किया उस दिन। हमें बोलोगे, मैं वो शख्स हूं जिसका अयाल सफर हुआ बीजेपी की वजह से, आज खड़ा हूं बीजेपी की खिलाफ, कल भी खड़ा रहूंगा। और हमारे कायद की, सजाद गनी लोन साहब की एक ही बात है, उन्होंने एक दफा जब उसको सवाल किया गया, पूछा गया कि आप जब प्राइम मिनिस्टर से मिले आपको क्या लगा? यहां उनकी चोरी की जाती थी वोटों की, यहां पुलिस को यूज किया गया जाता था उसके खिलाफ, वैसे ही जैसे हमारे एक बच्चे को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सजाद गनी लोन साहब ने इंटरोगेशन देखी, सजाद गनी लोन साहब ने घर में शहादत देखी, सजाद गनी लोन साहब ने खुद कश्मीरी के लिए खड़ा रहा हर वक्त। उसको छोड़नी पड़ी ये जगह, फिर वापस आई, हिजरत करनी पड़ी, उसके बच्चों को वीजा नहीं दिया, पासपोर्ट नहीं दिया था, उनको पासपोर्ट नहीं दिया। उनकी जो हमारी अस्मा बहन है, सजाद साहब की वाइफ, उनको वीजा नहीं दिया अभी। अरे उन पर क्या क्या बीतती है, वो रोते नहीं हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तब भी कौम की बात करते हैं। और वो किसने किया? वो बीजेपी ने किया। अगर वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, गलती उनकी इतनी है, दो खानदानों के बगैर सजाद गनी लोन साहब खड़े हैं। अब जब बच्चे को पुलिस स्टेशन आज बुलाते हैं, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी, वीआईपी मूवमेंट, उसका मां बाप कहता है कि नहीं ये सही इंसान है, ये गलत नहीं है, वो लिखित देता है, ये हिंदुस्तानी है, वो लिखित देता है, हर कोई चीज लिखित देता है। जबकि बेंगलोर में किसी बच्चे को अगर पुलिस बुलाएगी, उसको अब लिख के नहीं लेते हो ये हिंदुस्तानी है। शक आपको है हमारे हिंदुस्तानी होने पर, हमें नहीं है। अगर है तो बहस करो। बात इतनी ही है कि सजाद गनी लोन साहब को भी बुलाया जाता था, सजाद गनी लोन साहब को बोला जाता था आप इलेक्शन मत लड़ो, तो उन्होंने भी जब कोशिश की मामूली वर्कर से, अब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, अगर मनमोहन जी होते तब भी उनको आप बदनाम करते सजाद साहब को। वो गए, उन्होंने उनको बोला मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़ने दे दो, मुझे चोरी नहीं करने चाहिए। और उन्होंने उनको बोला कि आप ये मेरा वादा ले लो, आपके साथ चोरी कोई नहीं करेगा। तो जब बाहर निकले, उन्होंने बोला मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई के साथ मैं बात कर रहा था। उन्होंने बड़ा भाई माना नहीं, उन्होंने बातचीत पर बोला एक प्राइम मिनिस्टर से कि एक मैसेज जाए कि हम, मेरे साथ गलत न करे पुलिस, मेरे को चोरी न किया जाए, मेरे अयाल को तंग न किया जाए। उनकी वाइफ को दिल्ली का वीजा दिया जाता था, कश्मीर नहीं आने देते थे। किस कौम की बात करोगे जिस कौम ने हमारे लीडरों की, मुफ्ती और अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी विड्रॉ की,
पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में असैसिनेशन ऑफ मीरवाइज का जब रिकॉर्ड निकालते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम हंसता है। मैं हवल में रहता हूं, मेरे घर के बाहर मेरे लीडर मीरवाइज मौलवी फारूक की जब जनाजा था, ताबूत लेकर जा रहे थे, उस पर फायरिंग हुई और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बोला हमने टेररिस्ट पे फायरिंग की। सैफुद्दीन सोज ने पार्लियामेंट में बोला कि नहीं, ये टेररिस्ट नहीं थे। कर्फ्यू लगाया गया। अगर सैफुद्दीन सोज साहब तब बात नहीं उठाते, हम महीने बाद कर्फ्यू में होते, जो कर्फ्यू 15 दिन बाद उठा। किस चीज की बात करोगे आप? और तब कौन बोला था? तब सजाद गनी लोन साहब ने हर किसी टेलीविजन चैनल पे बोला था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। जब इस जुल्म को लड़ने के लिए आज जो मीरवाइज साहब कर रहे हैं, आज जो बाकी सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, अगर यह चीज 20 साल पहले सजाद गनी लोन साहब ने की तो वो गलत है? हमें बताइए। जो उमर साहब और महबूबा जी कर रही हैं, नहीं, उनको बैकडोर से अपने बच्चों को लाना है। सजाद गनी लोन साहब उसमें अड़चन आ सकते हैं क्योंकि वो बेबाकी से सच बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है उनके लिए। आपको भी याराना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखता है। तरुण चुग के साथ एक आपकी फोटो बड़ी वायरल हो रही है, लोग सवालात पूछ रहे हैं, क्या आप भी वाज़ेह करें? मैंने शॉल नहीं डाले, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी जिसके पास जो प्रोटेक्टेड पर्सन है, उनकी गाड़ियां एक जगह पार्क होती हैं। बदकिस्मती से मैं उनके जहाज में नहीं आया, लेकिन बदकिस्मती से जब अराइव हुआ, मेरे आगे एक अमला था बीजेपी का। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं निकलूं और मैं उस गाड़ी में चढ़ूं। मेरा कोई फोटो नहीं है, लेकिन उनके फोटो में एडिट करके मेरा फोटो डाला गया। उसके बाद मैंने देखा वहां पुलवामा के मुखबिर का भी फोटो डाला गया। ये एडिट का काम, बदनामी का काम, कभी बीजेपी बुलाना, कभी एजेंसी बुलाना, कभी कुछ और। ये तो इन दो खानदानों की पूरी साजिश है। पीडीपी और एनसी में दो सोशल मीडिया विंग हैं। मुझे बताइए, सनत नगर में जो मुखबिर रहता है, उसके घर में 15 लोग कैसे पलते हैं? मुझे बताइए उनका काम क्या है? मुझे बताइए, महराज मलिक आपके इलाके से हैं, महराज मलिक को 2 लोग असेंबली में नॉन एमएलए पीटने गए और स्पीकर साहब ने कुछ नहीं किया उन 2 लोगों का। महबूबा मुफ्ती साहबा ने उसको दाएं तरफ रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी महराज मलिक के लिए। यही कौम देखेगी? ये बदनामी जमान लीडर हैं। हमारी कौम को समझना पड़ेगा कि आपको निकलना पड़ेगा सच के साथ। और हमारा सच, सजाद गनी लोन साहब, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सच एक ही है, वो ये है कि हमें कश्मीरी को पीटने नहीं देना है और जाके रोएंगे। ये तो हमारी डेड बॉडी तुफैल मत्तू आज 34 इयर्स का होता, स्कूल बैग लेकर जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा था उमर अब्दुल्ला से, वो रंगरलियां मना रहे थे। महबूबा मुफ्ती 2016 पैलेट गन चलाया, पैलेट के बौछार शुपियन से लेकर यहां तक हमारे बच्चों को मरवाया। यूनिफाइड हाई कमांड की वो हेड थी, कहती हैं पीएसए हटाऊंगी। अरे चीफ मिनिस्टर थी तब क्यों नहीं हटाया? उमर अब्दुल्ला साहब तब क्यों नहीं हटाया? स्टेट आपके पास, सब कुछ आपके पास, तब कुछ नहीं किया। और झूठ पे झूठ हमारी कौम को, मुझे भी लगा था शायद इस दफा ये सच करेंगे, इसीलिए एक कंसोलिडेशन की लहर चली थी, लेकिन नहीं। 1 साल होने को आया है। ये झूठ बोलते हैं। इनका मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट झूठ का संदूक है। अल्लाह ताला इनसे जवाब लेगा। अगर हम यहां पर लड़ नहीं पाए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनको सवाल किया जाएगा। वो बच्चे जो हमारे मरे, उनके मां बाप इनको सवाल करेंगे। वो बच्चे इनको सवाल करेंगे कि आपकी नाअहली, आपके जुल्म की वजह से 370 टूटा। 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, क्या किया? रिजाइन किया। पहले उमर अब्दुल्ला ने बोला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर लड़ा। अब मुझे तो बताइए, बात कर रहे थे कि मैं कभी भी एले नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी के अब साथ। कह रहे हैं इससे पहले शॉल क्यों डालने गए फिर? अरे दुख इस बात का है, वो आरएसएस का जो है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है, उसको शॉल भी डाला, उसको खैबर होटल में उसकी सालगिरह होस्ट की, उसके पैसे तक दिए। क्या बोलेंगे ये? हम अगर निकले हैं, हम साफ दामन लेकर निकले हैं। हमारा चौराहे पे हमने ना पैलेट चलाया, हमने ना पीएसए चलाया। सजाद गनी लोन साहब 2 साल मंत्री थे, ना उनके पास पुलिस, ना उनके पास होम, ना उनके पास कोई चीज। मंत्री सिर्फ अपने वर्कर के लिए बने कि उनकी बहबूदी हो। पिटाई होती थी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों की पिछले 30-30, 40-40 साल।
और एक मौका उनके वर्कर्स को मिला, उन्होंने हंदवारा में लेवेंडर फार्म बनाया, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। इक्तदार इतना सा, काम इतने, उसके अलावा क्या बोलोगे? मुझे बताइए उनको कितनों का कत्ल है? इनको तो इनके हाथ खून से रंगे हैं। इनकी पार्टी में जितने मुखबिर और दलाल हैं, एक एक करप्ट है, एक एक हर किसी गलत चीज में मुलवस है, एक एक जो घास चराई का जमीन है उसका डाका जनी में लगा है, एक एक के हाथ खून से रंगे हैं। एक साल मुकम्मल करने को आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बतौर इक़्तिदार। क्या कहेंगे कि रिपोर्ट कार्ड जो पेश होगा उसमें जिस तरीके के वादे किए गए थे, असेंबली के अंदर आपने देखा कि एक कमेटी बनाई गई थी डेली वेजेस को लेकर, ना ही उन डेली वेजेस की वो कमेटी का कोई हल निकला, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट के तहत जो 1 लाख नौकरियां जो हैं वो नौजवानों को देनी थी वो हुई, ना ही साल के 12 गैस सिलेंडर आए, ना ही फ्री राशन आया, ना ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, और इसके साथ साथ जो भी वादे थे वो मुकम्मल हुए। तो आप समझते हैं कि लोगों का जो इतना एतमाद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर वो कहीं ना कहीं बिखरेगा? और वहीं पर सवाल ये भी कि डेली वेजेस की अगर बात की गई, उस पर कमेटी बनाई गई, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, वहीं पर नासिर असलम वानी की जो जॉब प्रोफाइल है उस पर भी सवालात हैं, वो भी डेली वेजर के तौर काम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पीडीपी ने बीच में सवाल उठाया था कि एडवाइजर इन्होंने बनाया वो गलत है। भाई साहब, एडवाइजर मुफ्ती साहब ने भी बनाए, एडवाइजर महबूबा ने भी बनाए, ये नहीं सवाल कर सकते हैं। पीडीपी पीएसए की बात करती है, अरे मुफ्ती साहब ने तो अफस्पा लाया, घसीट के निकालते थे हमारे बच्चों को, चाहे गुनाहगार या बेगुनाहों को। ये दो खानदान 2010 में 150 मारे, 2016 में 200 मारे। ये दो खानदान कंपटीशन में लगे हैं कश्मीरी को जुल्म करने के लिए। मैनिफेस्टो की बात करोगी आप, मैनिफेस्टो से पहले हमारे कौम को मैं बोलना चाहता हूं, हमने हमारी अवाम को, गोधरा में जब मुसलमानों के खिलाफ जो चीजें हुई, उमर अब्दुल्ला मंत्री थे बीजेपी के कोटा में दिल्ली में, एडवानी साहब के आशीर्वाद से इनका एक अखबार में आप देख लीजिएगा निकला है कि इन्होंने तब बोला हम आज भी एनडीए का हिस्सा है। बदकिस्मती है कि हमारी कौम बहक जाती थी और बहकी जा रही है। नौजवानों को सियासत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और तब्दीली लानी पड़ेगी। मैनिफेस्टो झूठ था। यह कहते हैं पीएसए हटाने के लिए स्टेटहुड चाहिए। मुझे बताइए, जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया तब यूटी थी कि स्टेट थी? तब यूटी थी। इनको पता था यूटी में क्या इनके पावर्स है। ये झूठ क्यों, इन्होंने झूठ क्यों, तब धोखा क्यों दिया कौम को? 200 यूनिट बिजली पावर इन्होंने बोला, 800 रुपए की छूट हर किसी घर को इनको देनी है। क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें स्टेटहुड का क्या ताल्लुक है? अरविंद केजरीवाल ने पैसे हमारे दे पास दी, ताकतें नहीं, क्यों नहीं है? और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ये कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर। अरे मैडम, मैं एक बात बताऊंगा, कल इसने झूठ बोला, शॉर्टकट अब्दुल्ला ने, कल इसने झूठ बोला कि बोला एडवोकेट जनरल की फाइल मैंने भेजी, दिल्ली नाम दिए। पहले मुझे बताओ, दिल्ली किसको ये नाम देने जाता है? इसका मतलब बीजेपी के साथ इसके ताल्लुकात हैं जहां ये चिट्टे देता है। कल की बात बताऊंगा, जहां तक मेरा ताल्लुकात है जानने का, मैंने फोन किया सेक्रेटरीट, मैंने दोस्तों से पूछा, फाइल पे इसने लिखा है बिजनेस रूल्स तक ऐसे ही रखो। कोई फाइल नहीं गई है, मेरा कोई लेन देन एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ नहीं है, कुछ नहीं किया। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो स्कीम दी थी ना, वो बिजली की कटौती पर, वो एमनेस्टी, हमारे कश्मीरी उस एमनेस्टी में नहीं, हमारे पास आमदनी नहीं है। मनोज सिन्हा साहब ने वो स्कीम कश्मीरी के लिए नहीं दी, इन्होंने वही एक्सटेंड की, वन टाइम सेटलमेंट भी नहीं दी। कितना झूठ बोलेगा ये? बिजली के लिए कौन सा इसको करना है? 200 यूनिट 800 रुपए माफ करने हैं, उसके लिए क्या स्टेटहुड की जरूरत है? एडवाइजर की बात ये करता है, वो फाइल जीएडी और लॉ डिपार्टमेंट में नाच रही है। जब मुझ जैसे नॉन एमएलए को ये पता है, ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत बहुत झूठ बोलता है। और इस हर झूठ की सजा
ये कौम इसको देगी। हमारी कौम भी ये समझ नहीं रही है कि मुफ्ती साहब ने बेटी, महबूबा जी ने 2 बेटियां, शेख साहब ने फारूक साहब ने उमर साहब ने 2 बेटे। अरे कब तक अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को खत्म करके इनके बच्चों को बनाओगे? ये सही बात नहीं है। ये झूठ पे झूठ बोलने वाली तंजीम है, ये लूट खसूट की तंजीम है। करप्शन के तमाम बार खत्म हो गए इस दफा। ये क्या बोलेंगे? ये बारी बारी आने वाले मुफ्ती अब्दुल्ला बारी बारी वो भी म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं और कश्मीरी को खत्म कर रहे हैं। शेख साहब, आप खानियार दरबार करके एक सियासी जमात जो है वो भी खड़ी करने वाले थे। नहीं, खानियार दरबार सियासी जमात नहीं थी, वो मेरी कैंपेन का नाम था कि मैं इंडिपेंडेंट था, तो पार्टी नहीं थी, तो मैं इंडिपेंडेंट में एक आइडेंटिटी बनाना चाहता था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खानियार है, खानियार दरबार। मैं 200 वोट लेकर निकला था जब मैं काउंसलर बना, फिर डिप्टी मेयर बना, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना। इलेक्शन लड़ने निकला, 5000 लोगों ने वोट डाले। अल्लाह ताला का शुक्र है, न पैसा खर्चा किया, बस यही थोड़ा बहुत खर्चा किया। कुछ एजेंटों ने पैसा भी नहीं लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझ जैसा आदमी जिसकी पार्टी नहीं थी, जिसका बाप सियासत में नहीं, जिसका लेन देन सियासत के साथ नहीं, हाँ कारोबारी फैमिली है। आई एम 5th 6th जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन माई फैमिली। तो वो चीज है, तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। मेरी कैंपेन चली, चलो कामयाबी अल्लाह ताला ने नहीं दी, क्योंकि ये झूठ के डकैत झूठ बोलते जा रहे थे, हमारे पास झूठ की हिम्मत नहीं थी। तो अल्लाह ताला साथ देगा इंशाल्लाह। आगे देखेंगे क्या होता है। तो एक बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़कर दोबारा ज्वाइन करने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप खिलाफ होते हैं गिले फिर शिकवे, हक में आ जाते हैं? गिले शिकवे होते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, मैंने सीखा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। सजाद साहब से, इमरान साहब से मैंने सियासत सीखी। मेरा कोई सियासी मेंटोर नहीं था। मुझे लगा सजाद साहब की कमी कि नहीं जाना चाहिए उनके पास। मैं गया वापस। फख्र इस बात का है कि कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। निकलने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, पार्टी बहुत ज़रूरी है। और बिलखसूस मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी पार्टियों की ऑफर आई, लेकिन अपने ज़मीर को मार के, ज़मीर को बेच के, जैसे वो दलाल एक पार्टी से निकलते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी से निकलते हैं, तीसरी पार्टी में जाते हैं, जो अब वापस डस्टबिन खाली हुआ, डस्टबिन भर गया, उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने वो नहीं किया। मैं निकला, मैं बैठा, चुप बैठा, इंडिपेंडेंट लड़ा। फिर लगा कि नहीं, वापस जाना चाहिए। मेरा भाई है सजाद गनी लोन साहब, उठ के वापस गया। आपके टेन्योर की बात करते हैं। जब आप डिप्टी मेयर थे, उस वक्त आप पर बहुत सारे घोटालों के इल्जामात हैं। किस हद तक आप ये घोटाले का इल्जाम था ही नहीं मेरे पर। इल्जाम जो थे वो हड़तालों के इल्जाम थे। यानी कि किसी घोटाले का इल्जाम आप पे मैं आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। यानी कि आपके लिए ये कहा जाता था कि आपने बहुत ज्यादा करप्शन किया। नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। ये सारों को पता है कि शेख मोहम्मद इमरान ने तनख्वाह भी नहीं ली। मेरा जो 20-30 लाख शायद तनख्वाह होती, ऑनरेरियम होता, मैंने वो भी नहीं ली। वो मैंने म्युनिसिपैलिटी को छोड़ी। आप पता कीजिए, रिकॉर्ड्स लाइए। तेल नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली। अल्लाह ताला ने हर कोई चीज दिया है, तो घोटाला क्यों करूं? मेरे लिए ये बोला जाता था कि बैंक का लोन। देखिए, मैंने बैंक का लोन निकाला, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास। आप बैंकरप्ट नहीं बोला कि इसने बैंक में कोई घोटाला किया। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरिट पे सीबीआई ने मुझे क्लियरेंस दे दी। और अल्लाह का शुक्र है, प्राइम मिनिस्टर साहब की किताब है आर्टिकल 370, पेज नंबर 350 और 351 में मेरी जिक्र है कि यह बंदा मियां कोयूम की तरह आर्टिकल 35 और 370 को तोड़ने के खिलाफ था, और जो प्रोटेस्ट उसको होता था वो ये फंड करता था। वो उस किताब में लिखा है 350 और 351 के पन्ने में, और इसलिए इसको एसीबी में बुक किया गया। अब वो मेरे लिए सर्टिफिकेट है, तवारीख में मेरा नाम आया है प्राइम मिनिस्टर साहब की किताब में कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। मुझे पुश टू वॉल किया गया क्योंकि मैं कश्मीरी था, कश्मीरी हूं, कश्मीरी रहूंगा, और कश्मीरियत को जिंदाबाद कहने वाला बंदा हूं। 35A और 370 के खिलाफ जो भी साजिश चली, हां, उस साजिश के खिलाफ मैं खड़ा रहा। मैं जेल गया भाजपा के खिलाफ, और वो तो खुद भाजपा वाले, उस किताब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फॉरवर्ड लिखा है, वो खुद उस किताब में लिखते हैं कि ये एंटी नेशनल था। अब ये मुझे समझ नहीं आता है, भाजपा वाले मुझे एंटी नेशनल बुलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसी और पीडीपी वाले बीजेपी वाला बुलाते हैं।
ये इस कौम को समझना है, ये इस कौम को पता होना चाहिए, इस कौम को समझना चाहिए ये जालसाजी, धोखेबाजी और बदमाशी। आखिर जम्मू कश्मीर का या ख़ास तौर पर हमने कश्मीर की जिस तरीके से दावे किए गए थे, इसका सोचे तो बनेगा क्या? क्या हालात जिस तरीके से हैं सुधार आएगा? कश्मीरियों को जिस तरीके से, जिस निगाह से देखा जाता है, जिस तरीके से निशाना बनाया जाता है, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी? देखिए, मैं ज़ाती राय दूंगा। मैं चूंकि पार्टी में हूं, मैं सजाद गनी लोन साहब की क्या राय है वो मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ आई सजाद साहब का माइंडसेट, या जिस तरीके से मैं उनके बयानात सुनता हूं, उनसे बैठता हूं, मेरे कायद हैं। लेकिन मैं ज़ाती राय फिर बोलूंगा। मेरी ज़ाती राय एक है, लद्दाख वो एक, जैसे सजाद साहब ने बोला कि वो एक स्टिक थी जिससे हमें बीट किया जाता था, मारा जाता था। वो लद्दाख कश्मीर का हिस्सा नहीं है अब। मुझे लगता है कि जम्मू अब हमारे लिए थोड़ा सरदर्द